बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नावल दिल दिया दहलीज, जिसकी राइटर है रिफ़त सिराज। उसकी ये 65वीं एपिसोड है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। रोशी जी भरकर ख्वाहिश के बावजूद अंदर होने वाली गुफ्तगू न सुन सकी थी कि दरवाजे से कान लगाकर खड़ी होती तो दूसरे कमरे के मकीन आते जाते उसे देखते और लाजमन उससे खड़े होने की वजह दरियाफ्त करते, और ये भी मुमकिन था कोई उसे की होल से कान लगाए देख भी लेता। अगर वो पीछे की तरफ जाती तो कोई फ़ायदा नहीं था कि दोनों खिड़कियां पर एयर टाइट थी, जो लाजमन सुबह के वक्त ही खुलती थी। वह बेबसी से तड़प कर रह गई। सरस्वती से पता चला था कि माहीन ऊपर भाभी बेगम के पास है, वहाँ उसे मतलब करने भी नहीं जा सकती थी। एक एक घड़ी वो जैसे कांटों पर चली थी। दरवाज़ा खुला और गोया उसका दिल बंद हुआ था। वो जीने के चक्कर की बनावट में खड़ी हुई थी। सिर बारी बाहर आया था और उसने बाहर आते दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया था। उसने बहुत गौर से बारी की शक्ल देखी। बज़ाहिर तो कुछ भी नज़र न आया सिवाय इसके कि किसी गहरी सोच के साए की झलक थी। वो बड़ी तेज़ी से उसके सामने आई थी। खैरियत है ना? ओह, वो ध्यान से चौंक पड़ा। फ़िलहाल तो खैरियत है, लेकिन अगर आपने बीच राह में खैरियत पूछने का सिलसिला तर्क ना किया तो खैरियत को संगीन ख़तरात लाहक हो सकते हैं। वो रुके बगैर आगे बढ़ते हुए कह रहा था। वो भी तेज़ तेज़ उसके पीछे चल पड़ी थी। क्या खो गया तुम्हारा? क्या ढूंढने जा रहे हो? बात तो सुनो मेरी। क्या कह रहे थे बाबा साहब? वो पीछे पीछे पूछती जा रही थी। मेरा दम अटका हुआ है, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। अब उसे गुस्सा आ गया था। बाहर ही ठहर गया, फिर उसकी तरफ पलटा। हम उजड़ कबायली लोग हैं। औरत को इस्तेमाल करके अपने लिए आसानियाँ पैदा करना बहुत शर्म की बात समझते हैं। जो कुछ होगा आपके सामने आ जाएगा। फ़िलहाल मैं बाबा साहब के हुक्म पर सराय जा रहा हूँ, और मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतर है। काका जान को पता चल जाना चाहिए कि बात खुल चुकी है। अब आप जाइए, आपने पहले ही अपनी बहादुरी दिखाकर मुझे शर्मिंदा किया हुआ है। वो इतना कहकर तेज़ी से जीना चढ़ने लगा। वो हक्का बक्का उसे जीना चढ़ते देख रही थी। खैरियत? क्या पत्थरों ने पत्थर कर दिया है? शीनो जाने कहाँ से निकल आई थी। एक निगाह जीने पर डालकर उन्होंने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ पूछा था। रोशी एकदम चौंक पड़ी। उसने खाली खाली निगाहों से शीनो की सिम देखा। शायद आपको एहसास नहीं कि आपके सवाल का जवाब नहीं होता, मगर क्या करें, ज़ौक़ के सवाल से आप पीछा नहीं छुड़ा सकती। वो तल्खी से मुस्कुराकर गोल कमरे की सिमत बढ़ गई। शीनो उसकी जानिब देखने के बजाय जीने की सिम देख रही थी। रोशी ने कलों के हाथ महीन को मैसेज भेजा था। मैं आपके पास नहीं आ सकती, आप मेरे कमरे में आ जाइए, बहुत ज़रूरी बात है। महीन तो पैगाम मिलते ही लशम पशम दौड़ी आई थी कि आजकल तो उसके लिए हर पैगाम ही बहुत अहम था। वो कमरे में दाखिल हुई तो रोशी को बेकरारी से इधर उधर टहलते पाया। उसने तशवीश भरी नज़रों से उसकी सिम देखा और हाथ पीछे करके दरवाज़ा बंद कर दिया। खाला, आप कहाँ थी? इतने अहम वक्त पर गायब। बाबा साहब और पापा ने बारी को बुलाया था। पता नहीं उससे क्या कहा है कि वो हवेली से जा रहा है। वो जल्दी जल्दी बोली। हवेली से जा रहा है? कहाँ? ज़मीन माहीन के पैरों तले खिसकने लगी। सराय काका जान के पास। वो बहुत परेशान थी। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। एक्चुअली वो सामान भी तैमूर अली ख़ान का है। माहीन ने तमानियत भरा सांस लिया। जी क्या मतलब? रोशी की हैरत बजाती। माहीन का जुमला उसके लिए मबहम था। वो तो हमेशा से हवेली ही में है। काका जान से उसका क्या ताल्लुक़? उसके हलक में अल्फाज फंसने लगे। उसके माँ बाप कौन हैं? कहाँ हैं? ये सवाल तो उसे कभी कभी बहुत डिस्टर्ब करता था। उसने अजीब डरे डरे अंदाज में माहीन की सूरत देखी थी। तैमूर अली ख़ान का सामान? मतलब ये कि वो उनके दोस्त का बेटा है। इस मौजू पर मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती। तुम्हारी ज़हनी उलझन को देखते हुए उसकी पोजीशन कुछ क्लियर की है। ये और बात कि तुम्हें इस तरह की मालूमात से कोई दिलचस्पी नहीं, माहीन ने बेनियाजी से कहा और उसके बेड पर बैठ गई। यहाँ तो शायद ये बात किसी को नहीं पता। आपको कैसे पता चली? रोशी ने हैरानी से सवाल किया। यहाँ तो वो यूँ समझा जाता है कि जैसे बाबा साहब उसे मंडी से ख़रीद कर लाए थे, और काका जान का दोस्त तो लाजमन उन्हीं के स्टेटस का हो सकता है। व्हाट्सअप पज़ल? रोशी सरतापा सवाल हो रही थी। मैंने कहा ना, मैं इस मौजू पर फ़िलहाल तुमसे कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन बहरहाल ये बहुत अच्छा हुआ कि वो सराय जा रहा है। ये बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। मैं अजीब सा सुकून महसूस कर रही हूँ। माहीन के अंदाज में बहुत सुकून था। लेकिन खाला, ये भी तो पता चले कि बाबा साहब ने उससे क्या मामला किया है। इसी से तो आइडिया होगा कि आगे क्या होने वाला है। समझी ना आप? समझ लेंगे हम। जब बात बड़ों तक पहुंच ही गई है तो अब ये तुम्हारी दर्द सिर ही नहीं रही। मैं जा रही हूँ उसके पास, तुम्हें उलझने की ज़रूरत नहीं। माहीन ने पाँव नीचे करके स्लीपर पहने। रोशी खामोश रही, मगर फिक्रमंदी उसके चेहरे से मुतरशा थी।
مہین باہر آ کر سیدھی باری کے کمرے کی سمت پڑی، دروازے پر دستک دی اور جواب کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ باری سوٹ کیس پر جھکا ہوا تھا، چونک کر پلٹا تھا۔ مہین کو دیکھ کر خفیف سے انداز میں مسکرایا۔ ہیلو جینٹل مین، کہاں کی تیاری ہے؟ وہ بھی جواباً مسکرائی۔ اپنے لیگلی فادر کے پاس، اس نے مسکرا کر کہا اور سوٹ کیس میں چیزیں رکھنے لگا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیڈ پر بکھرے سامان پر نظریں دوڑا رہی تھی۔ غالباً باپ کا دوست ہوتا ہے، وہ شرارت سے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ ابھی ہم قانون کے بچے طالب علم ہیں، مگر تمہاری اپروچ ٹھیک ٹھاک ہے۔ تمہارا خوشگوار موڈ بتا رہا ہے کہ بابا صاحب سے بڑے اچھے لطیفے سن کر آ رہے ہو۔ ایک آدھ ہمیں بھی سناؤ۔ وہ ایک طرف پڑی لیدر چیئر پر بیٹھ گئی۔ بھاری نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر دوڑائی اور یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ غالباً آپ کو ہیڈ لائن مل گئی ہے۔ خان لطیفے سناتے ہیں نہ سنتے ہیں، وہ تو تعزیت دریا بستی سرائے مجریہ ایکٹ 1914 اور فلاں سناتے ہیں۔ یا اللہ، تمہارے تو ایک ایک خلیے میں وکالت سما گئی ہے۔ بہت برائٹ فیوچر نظر آ رہا ہے۔ مہین نے سر تھما کر کہا۔ اب یہ بتاؤ، تم پر ان کے مجریہ قوانین میں سے کون سی دفعہ لگی ہے جو یہ پیکنگ ہو رہی ہے؟ وہ اصل بات کی طرف آئی۔ بے دخلی کی دفعہ نمبر۔ ابھی وہ مسکراتے ہوئے کپڑے طے کرنے لگا۔ ہاں، یہاں کے آئین کے پہلے صفحے پر بے دخلی کے قانون کی تشریح ہے۔ مہین نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے یہاں کا آئین اتنی جلدی کیسے اسٹڈی کر لیا؟ حیرت ہے۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے سوٹ کیس میں ٹھولسے۔ اپنی اپنی ریڈنگ پاور ہے، دل بڑا ہے تو داد دو، سوال نہ کرو، مہین نے بڑے انداز سے کہا۔ اوکے۔ باری بے ساختہ ہنس دیا۔ بعض اوقات وقت کی کمی کے سبب جان بوجھ کر انجان بننا پڑتا ہے، سو اس وقت اسی قسم کی صورتحال ہے۔ تمہارا اطمینان دیکھ کر رشک پیدا ہو رہا ہے۔ اتنا اعتماد ہے اپنی ذہانت پر؟ مہین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ذہانت پر نہیں، اللہ پر۔ اللہ نہ ہو تو ذہانت کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، کلین شیو مولانا بھی ہو۔ ہمیں اپنے داماد کی اس اضافی خوبی پر دلی مسرت ہوئی۔ مہین خاصی دیر کی گھٹن کے بعد کھلکھلائی تھی۔ باری بھی جھم کر مسکرا دیا تھا۔ وقت سفر ایسے ایک شغت بڑی تقویت کا باعث ہوتے ہیں، اس نے شریر انداز میں کہتے ہوئے سوٹ کیس بند کر دیا۔ سرائے میں سب سے تمہاری اسی طرح دوستی ہے جس طرح حویلی میں ہے؟ مہین نے اچانک اس سے غیر متوقع سوال کر لیا۔ باری چند لمحوں کے لیے ساکت سا ہو گیا تھا۔ ہونٹ بھینج کر اس نے مہین کی سم دیکھا تھا۔ جی، اسپیشلی خان کے بچوں سے۔ اس سے جھوٹ نہ بولا گیا۔ کتنے بچے ہیں خان کے؟ مہین جیسے کسی گہری نیند سے جاگی۔ 2۔ یہ تو معلوم ہونا چاہیے تھا آپ کو، یا میرا امتحان لے رہی ہیں؟ اس نے اس سے نظریں چراتے ہوئے سوال کیا۔ اب اتنی بھی سالڈ انفارمیشن نہیں ہے میرے پاس، مہین نے قدرے افسردگی سے جواب دیا۔ کیا نام ہے ان کے اور کتنی عمریں ہیں؟ اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ ٹیپو یعنی منصور علی خان، عمر 12 سال، زوفی شاہ، عمر 8 یا 9 سال۔ کون سی بیوی کے بچے ہیں؟ مہین نے بڑے اعتماد سے سوال کیا تھا۔ باری نے چونک کر اس کی صورت دیکھی تھی، لیکن اس طرف اس طرز کی نگاہ تھی کہ اس کی نگاہیں جھک گئی۔ بیٹا ان کی فارنر بیوی کا ہے، اور بیٹی؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ زندہ درگور بیوی؟ مہین نے طنزیہ انداز میں اس کا ادھورا جملہ مکمل کر دیا۔ چلو خیر، بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ ان کا کسی سے تو کوئی تعلق ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم پہنچو، ہم بھی آ رہے ہیں سرائے۔ اگرچہ باری ٹھٹکا تھا، مگر اس نے چہرے سے کچھ ظاہر ہونے نہیں دیا تھا اور خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہا تھا۔ باری جی، جب تم وہاں جاتے ہو تو کیسا محسوس کرتے ہو؟ مہین نے گہری سوچ میں ڈوبے ڈوبے اس سے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ کچھ بھی نہیں، میرا تو وہاں کوئی ضروری کام ہوتا ہے تو وہاں جاتا ہوں، خان سے ملنا ہوتا ہے اور بس۔ خیر اور بس تو نہیں، وہ تو عنقریب ہم خود ہی دیکھ لیں گے۔ وہ باری کو وار روپ چھانتے ہوئے بغور دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، مجھے راز کی بات بتاؤ کہ اتنے بڑے واقعے سے ہو گزرنے کے بعد، پھر بڑے خان سے ملنے کے بعد تم پر تو کوئی اثر ہی دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ مجھے اندازہ ہے کہ انہوں نے کس انداز میں تم سے بات کی ہوگی۔ اس کا ثبوت بھی یہ ہے کہ تم حویلی سے جا رہے ہو۔ اگر تم اس وجہ سے خود کو نارمل ظاہر کر رہے ہو اور حقائق کو مجھ سے اور روشی سے چھپا رہے ہو کہ ہم پریشان ہوں گی، تو میری حد تک یہ غلط ہے، اس لیے کہ مجھ سے چھپاؤ گے تو خود مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ میں تو تمہاری مقدور بھر ہیلپ بھی کر سکتی ہوں، اس لیے کہ اگر نکاح میں روشی کی ماں کی مرضی اور موجودگی ثابت نہ ہوتی تو ہم بھی اس فعل پر روشی کو شاباشی نہیں دے سکتے تھے، مگر اب تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی ہیلپ کروں، اور تم ہو کہ ہنوز پر اسرار بندے بنے ہوئے ہو۔ بتاؤ مجھے کیا بات ہوئی ہے؟
وہ بالآخر اصل ٹارگٹ پر جم گئی تھی۔ باری کو امید نہیں تھی کہ وہ یہ ٹرن لے گی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ بہل گئی ہیں۔ اس کے کچھ ظاہر نہ کرنے سے وہ باتھ روم کی طرف بڑھ چکا تھا، شیونگ کی چیزیں اٹھانے کی غرض سے، مگر مہین کا ہر حرف اس نے بغور سنا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ بہرحال اتنا نہیں ہوا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا کہ خان کا اعتبار ریزہ ریزہ ہوا ہے۔ اصل میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تیمور خانہ نے کہا تھا کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں گے۔ فرسٹ نعیم سے منگنی توڑنے کے لیے بڑے خان سے بات ہوگی، پھر اس کے بعد وہ اس کیس پر بات کریں گے کہ اس میں روشی اور روشی کی۔ وہ بولتے بولتے یکدم رک گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ رہی ہوں۔ روشی اور روشی کی ممی کی پسند اور انوالومنٹ ہے، کیونکہ ابھی تک تیمور خانہ کا سٹیٹمنٹ بڑے خان کے سامنے نہیں آیا، اس لیے بڑے خان بہت دکھ میں ہیں اور مجھ سے اس قدر ناراض کہ ان سے بولا بھی نہیں گیا۔ اصولی سی بات ہے، میں اپنے حساب میں درست ہوں تو وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک ہے۔ یہ المیہ صرف فیوڈل سسٹم کا نہیں ہے، لوئر مڈل حتیٰ کہ لوئر میں بھی مل سکتا ہے۔ ہم جس پر خرچ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا وہ پاسپورٹ ضبط کرتے ہیں جس پر اس کی شناخت بحیثیت انسان ہوتی ہے، اور تمام انسانی حقوق صرف انہی کے لیے مختص ہوتے ہیں جو خرچ کرنے کی پاور رکھتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو چٹکی بھر نمک کا خمیازہ نسل در نسل بھگتنا ہوتا ہے۔ ایک نمک کی خاطر پورا کا پورا انسان گروی ہوتا ہے۔ اس کی وفا کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام فطری حقوق سے دستبرداری کا مظاہرہ کرے۔ اس لحاظ سے تو وہ اپنی جگہ درست ہیں۔ تیمور خانہ نے میرے انسان ہونے کو تسلیم کیا ہے، یا کوئی اور بات ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن انہوں نے مجھے محسوس یہی کرایا کہ میں ان سے الگ نہیں ہوں۔ بنیادی چیز یہی ہے۔ اصلی تعلق میرا تیمور خانہ سے ہے، لیکن بڑے خان نے بھی مجھ سے بہت محبت کی ہے، اور محض ان کی محبت کی وجہ سے ہی شروع سے حویلی میں ہوں۔ تیمور خان کو تو میں بہت فاصلے پر محسوس کیا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے بڑے خان مجھے خود اپنی گود میں اٹھا کر گھوڑے پر بٹھاتے تھے، میری باتوں پر ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے۔ غلام سے تو مالک اتنا بے تکلف نہیں ہوتا۔ اب بھی مجھے یقین ہے کہ بڑے خان واقعی میں ہی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر بگرنہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو جانے کیا کچھ ہو چکا ہوتا۔ انہوں نے نرمی سے پیش آ کر یاور خانہ کے غصے کو بڑھاوا دیا ہے۔ باری مہین کے مقابل بیٹھ کر بہت تفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا۔ شاید پہلی بار اسی میں مہین کے بہت سے سوالات کے جواب بھی موجود تھے۔ وہ بہت غور سے سن رہی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ اندر کی لڑائی سے میرے کاز کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ وہ مسکرایا۔ اس جملے سے واضح تھا کہ وہ جانتا ہے مہین کہاں تک اپروچ رکھتی ہے۔ باری جی تو چاہ رہا ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں، بلکہ روشی کو بھی ساتھ لے چلوں۔ ہمارا حویلی میں کیا کام، مگر صرف روشی کی خاطر مجھے بہت محتاط ہونا پڑ رہا ہے۔ یاور علی خان کی صف میں کھڑے ہو کر مجھے روشی کی جنگ لڑنا ہے۔ جو ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے، جب گہرائی میں سوچنے لگتی ہوں تو ایسا لگتا ہے دکھ سے دل بند ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ رات کے پچھلے پہر آپ حویلی کے پچھواڑے ہوتی ہیں۔ میں جان کر انجان بنا رہا کہ شاید آپ کی وجہ سے وہ بدگمانی کی دوزخ ٹھنڈی ہو جائے جس کی تپش سے بے گناہ گناہ گار ایک ساتھ مجلس رہے ہیں۔ باری نے مہین کو جملہ مکمل کرنے نہیں دیا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ جاتے جاتے آپ کو بتا دوں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ باری تیاری رکھنا، مجھے خدشہ نہیں، یقین ہے یاور صاحب کیس ضرور کریں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ سے دعا کریں کہ اب حویلی میں مزید تماشے نہ ہوں۔ باری نے بے ساختہ ٹکڑا لگایا تھا۔ آمین ثم آمین۔ مہین نے ایک ایک حرف پر زور دے کر کہا۔ ویسے دوسری پارٹی بہت مضبوط ہے، اس نے حویلی کے دور و دیوار ہلا دیے، جارحانہ جنگ کرنے والوں کو دفاعی جنگ پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تو یہ وجہ ہے۔ مسکراہٹ ساتھ نہیں چھوڑتی۔ وہ فیصلہ کن، انتہا پسند اور پر اعتماد لوگوں کی اولاد ہے۔ فارمولہ تو سبھی کا سیم ہی ہوگا۔ اولاد تو آئینہ ہوتی ہے، اگر اس آئینے میں اپنی صورت اچھی محسوس نہ ہو تو یہ جھنجھلاہٹ کا نہیں، غور کرنے کا نام ہوتا ہے۔ قرآن میں واضح لکھا ہے کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ ریسرچ کہتی ہے ہر شے اپنی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ کئی پشتوں کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے پچھلے کسی دادا کی شکل پر ہوتا ہے، نہ ماں کی شکل کا، نہ باپ کی شکل کا۔ لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ اپنے فلاں دادا پر گیا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، لوگ صورت پر تو تبصرہ کرتے ہیں، عادات کی مماثلت پر کم توجہ دیتے ہیں۔ اب یہاں المیہ یہ ہے کہ باپ دادا سے مماثلت رکھنے والا بچہ لڑکا نہیں ہے، لڑکی ہے۔ اب یہ اس کی مصلحت ہے۔ کیوں؟ مہین بہت سنجیدہ تھی۔ اختلاف کے لیے اپنے پاس کوئی دلیل نہیں پاتا۔ آپ کے پاس تفکر کرنے والا ذہن ہے، آپ نے ضرور اس طرف غور کیا ہوگا۔ باری نے خوبصورت انداز میں اتفاق کیا۔ ہمیں تو لوگوں کی بہادری نے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ کوشش کر رہے مداوا کر سکیں اپنی کسی کوتاہی کا۔ اس نے اٹھ کر سوٹ کیس لاک کیا۔ ابھی چلے جاؤ گے؟
माही ने पूछा। श्योर। वो हाथों से अपने बाल सेट करने लगा। बहुत मेच्योर हो बारी, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे और खुदा करे कि ये मामला बाइज्जत तरीके से खुशगवार अंजाम से हल पजीर हो। माही उठ खड़ी हुई। हाँ, अब तो यही दुआ कर रहे हैं कि हम किनार कर या बेकिनार कर। वो हंस दिया और वजनी सूटकेस खींच कर नीचे रखा। कोई पैगाम तो नहीं देना उसकी तरफ? बारी ने सूटकेस उठाकर उसका वज़न जांचते हुए पूछा। नो थैंक्स, अब हम खुद ही पहुंचेंगे। अच्छा, मैं भी चलती हूँ, रोशी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। माही ने सर पर जोर दुपट्टा दुरुस्त किया। बारी किसी ख्याल में खो गया था। बस एक बात है, पसंद फरमाइए तो पहुंचा दीजिएगा कि कोशिश में कसर नहीं होगी, लेकिन जो नतीजा सामने आए उसे कबूल कर ले और मज़ीद कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो हवेली वालों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त सज़ा हो। किसी के अमाल की बाज़पुर्स करके सज़ा तजवीज़ करने वाले हम कौन होते हैं? बहैसियत इंसान हम अपने हक़ के लिए सिर्फ जद्दोजहद कर सकते हैं, बस। खुदा हाफिज़। वो सूटकेस उठाकर बाहर निकल गया। माहीन लब बस्ता सी खड़ी थी। इतनी लंबी ड्राइव के बाद तो चूर चूर होना फितरी सी बात थी। कुछ अंदर की उखाड़ पछाड़ से भी असाब चलते। उसने मुलाजमीन से भी कोई बातचीत नहीं की। उनमें से एक को सूटकेस अपने कमरे में पहुंचाने का कहकर तेज़ी से जीना चढ़ गया था। वो गुस्ल करके थकन उतारने के मूड में था। उसका कमरा साफ़ सुथरा था, हमेशा की तरह, जैसे उसकी आमद का मुंतज़िर हो। दरिया बस्ती में उसका बेडरूम बहुत सादा और आम सा था, जबकि सराय की छोटी हवेली में उसकी ख्वाबगाह नहायत पुरशिकवा थी। अक्सर उसके इल्म लाए बगैर यहाँ तब्दीलियाँ भी कर दी जाती थी, जो इतनी खूबसूरत होती थी कि कदम अंदर रखते ही महसूसात खुशगवार हो जाते थे। ख्वाबगाह की एक चाबी हमेशा उसके पास होती थी। जब कभी आधी रात को वो यहाँ आता था तो सिर्फ एक आध मुलाजिम ही को उसकी आमद की खबर हो पाती थी। वो गेट के अंदर दाखिल होकर और गाड़ी पोर्ट्रेट को मुँह पहुँचाकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता था। दिन चढ़े घर के मकीनों को इत्तला मिलती थी कि बारी आया हुआ है। आज इतनी रात नहीं हुई थी। तकरीबन तमाम मुलाजमीन ने उसे देख लिया था। उसका सूटकेस कमरे में पहुंच चुका था, मगर यहाँ वार्डरूम में भी उसके कपड़े मौजूद थे। वो शब ख्वाबी का लिबास निकालकर फ़ौरन ही बाथरूम में चला गया था। नहाने धोने से तबीयत में कुछ ताजगी का एहसास बेदार हुआ था। वो तौलिया गले में लटका कर बिखरे भीगे बालों के साथ सूटकेस खोलकर कारपेट पर दो जानू बैठा अपनी पढ़ने लिखने की चीज़ें निकालकर एक तरफ ढेर करता जा रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? आ जाओ। दरवाज़ा खुला और सराय की बहुत पुरानी और बूढ़ी मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। सलाम खान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत, कैसे आई हो बेबी? वो मसरूफ़ अंदाज में पूछ रहा था। समंदर खान दस्या सी तुसी आए हो, मैं क्या रोटी पानी पूछ ला? मुलाजमा ने अदब मोहब्बत से जवाब दिया। भूख नहीं मुझे, बस एक गिलास गर्म दूध पहुंचा देना। वो हनूज़ अपने काम में मसरूफ़ था। चंगा जी। वो मज़ीद कुछ बोले बगैर वापस पलट गए। उसे गए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। उसने झुंझलाकर दरवाजे की सिम देखा। इतनी जल्दी दूध ले आई? यहाँ से किचन तक पहुँचने में ही 5 मिनट लग जाते थे। हाँ भाई, आ जाओ। सूटकेस का सारा सामान कारपेट पर बिखर चुका था। इस मर्तबा लगता है क़याम तवील होगा, मगर कैसे होगा? हम तो अभी तक तुम्हें भागता दौड़ता देखते रहे हैं और माशाल्लाह कहते रहे हैं। नाज़नीन की आवाज़ पर वो एकदम सरोकत खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वो कदर झिमसा गया था। मैं समझा कोई मुलाजिम है। उसने वजाहत की। बीबी ही ने मुझे बताया कि तुम बहुत सारा सामान बड़े से टैची में लाए हो और खाना खाने से इनकार कर रहे हो। क्या रास्ते में खा लिया था? जिस वक्त वहाँ से चले होगे तो शाम होगी और रात के खाने का वक्त भी नहीं होगा। नाज़नीन दरवाजे ही में खड़ी थी। खाया तो नहीं है, मगर भूख नहीं है, दूध पी लूँगा। अब तो यूँ भी सोने का वक्त है। खान सो गए? मुझे क्या पता, 2 दिन से नहीं देखा उन्हें। उसका मूड यकलख्त बदल गया। शिकार पर गए हैं? वो उसके अंदाज से उलझन में पड़ गया। खुदा मालूम। वो नागवारी से गोया हुई। बारी खामोश सा हो गया। उसे माहौल में टेंशन सा महसूस हो रहा था। और क्या खैर खबर है? तुम्हारा सामान देखकर अजीब अजीब से वहम आ रहे हैं। रोशी माहीन वहीं है या हरीपुर चली गई हैं? वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी। वहीं है, शायद कल परसों चली जाए। वो उसकी तरफ देखते हुए जवाब दे रहा था। वो उसे बगौर देख रही थी। ब्राउन वेलवेट के गाउन में वो उसे बहुत ज़्यादा सफ़ेद महसूस हुई। बाल खुले हुए थे, चेहरे पर इज़्मलाल वाज़े था। बाबा साहब ने तुम्हें तवील क़याम की इजाज़त कैसे दे दी? तुम तो रास्ते में ही होते हो और उनके फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदाज में खटक सी थी। कभी कभी वो भी होता है जो कभी नहीं हुआ होता। अब की बार ऐसे भी सही। वो हंस दिया। सच सच बताओ, कुछ हुआ तो नहीं? वो हनूज़ एक जगह ठहरी हुई थी। नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ। आप ज़्यादा जोर न दिया करें जहन पर। आपकी तबीयत यूँ भी सेट नहीं रहती। नाज़नीन कुछ सोचकर बेसाख्ता मुस्कुरा दी।
तुम्हारे मुंह से भाभी सुनने का लुत्फ ही कुछ और है। अभी तुम बोलना ही सीख रहे थे कि मुझे सबकी देखा देखी भाभी कहना शुरू कर दिया था। बच्चों में तो कोई भी मुझे भाभी नहीं कहता था अलावा तुम्हारे। जब तुम भाभी कहते थे तो सब बहुत हंसते थे कि इसे मना करो, लोग कहेंगे तुम्हारी सास के अभी तक बच्चे पैदा हो रहे हैं। मगर भाई तुम बाज नहीं आए। हालांकि मैं तो किसी रिश्ते से भी तुम्हारी भाभी नहीं हो सकती। वो जाने कितने अरसे बाद मुस्कुरा रही थी। क्या करें, अब तो आदत हो चुकी है। बारी ने मजबूरी जाहिर की। चलो खैर, ये तो तय है कि तुम इतने सारे सामान के साथ आने की वजह तो बताओगी नहीं। तुमसे मज़ीद बात बेकार है, मैं चलती हूँ। बेबे से दूध के लिए कह दूँगी। जी, रात खांसी हो रही है, आप भी सो जाइए, बारी ने जल्दी से कहा। बारी वो जाते जाते पलटी। जी, अपने काका जान से कहना वो मुझे दुख ना दिया करें, मेरे साथ मेहमान जैसा बर्ताव करें। तुम्हारी तो वो बहुत सुनते हैं। सच कल भी मुझे सारी रात नींद नहीं आई, वो खुद कलामी के अंदाज में कहती हुई बाहर चली गई। बारी चंद सानिये के लिए साकित सा बैठा रह गया। 2 दिन बाद तैमूर अली खान अपने बेडरूम में दाखिल हुए थे और नाज़नीन से कोई बात किए बगैर कपड़े वार्डरोब से निकालकर बाथरूम में चले गए थे। नाज़नीन बेड पर करवट के बल लेटी खामोशी से उनकी हरकत और सकनात का जायज़ा लेती रही। उसने खुद भी उन्हें मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। सोचो कि ये अलगार से यूँ भी असाब इतने शल थे कि निगाह करने से भी थकन होती थी। वो तकरीबन 20 मिनट बाद बाथरूम से बाहर आए थे और बाद के अमाल सर अंजाम दे रहे थे। उसी दम फ़ोन की बेल खूबसूरत सुरों में बजने लगी। बेल की आवाज़ भी कम की हुई थी, इसी वजह से कमरे में मामूली सा इर्ताश हुआ। तैमूर अली खान ने रिसीवर उठा लिया था। अस्सलाम वालेकुम। जी खैरियत है, बच्चे अभी घर पर ही हैं। वो बोलते बोलते बेड पर बैठने की जगह तलाश करने लगे। नाज़नीन बिल्कुल सिरे ही पर लेटी हुई थी। उसने तैमूर अली खान का मुद्दा जान लिया था और पीछे खिसक गई थी। तैमूर अली खान बैठ गए। जी, कब? आज नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। उन्हें एक निगाह नाज़नीन पर डालते हुए फ़ोन पर मुखातिब को जवाब दिया। दरअसल हम खैराबाद से अभी थोड़ी देर हुई वापस आए हैं। पहुंच गया होगा, अपने कमरे में होगा। खैरियत? नाज़नीन खामोश लेटी उनके चेहरे के उतार चढ़ाव नोट कर रही थी। वो फ़ोन करने वाले की तरफ मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे थे। ओह, उनके मुंह से बेसाख्ता निकला था। आपकी खफगी बिल्कुल बजा बरहक है, लेकिन आपको तमाम सूरत हाल मालूम नहीं। आप हमें मौका दें कि हम कुछ गोश गुजार कर सकें। उनकी आवाज़ से उनके अंदर की तब्दीली आई थी। हम फ़ोन पर नहीं बता सकते, और आप ये भी जानते हैं कि फ़िलहाल हवेली पहुंचना भी ठीक नहीं है। हो सके तो आप हर सूरत उन्हें कोर्ट पहुंचने से रोकिए। इनका केस बहुत कमज़ोर होगा। हम बता रहे हैं ना आपको, 2 ही सूरतें हैं कि या तो रोशी को शूट कर दिया जाए या जागीर में मज़ीद तमाशा किया जाए। उनके लहजे से बरहमी झलकने लगी। वो केस पहली पेशी पर ही हार जाएंगे और ये शिकस्त उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, और जो कुछ होगा इसका सबसे ज़्यादा दुख आप ही को होगा। वो बदस्तूर खफगी भरे लहजे में कलाम कर रहे थे। नाज़नीन उठकर बैठ गई थी। उसका चेहरा मज़ीद सफ़ेद पड़ चुका था। वो बेताबी से फ़ोन बंद होने का इंतज़ार करने लगी। आप उनके हरिपुर रवाना होते ही हमें मतला कीजिए, हम पहली फुर्सत में हाजिर होंगे। बाबा साहब, मज़ीद क्राइसिस की हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं। फ़गौर सेक, अपने असूलों से नज़र हटाकर फ़ितरी असूलों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे खुद साख्ता असूल किसी वक्ती मसलियत से पैदा होते हैं, जबकि फ़ितरी असूल का फार्मूला बैलेंस होता है और इससे ही क्राइसिस का ख़ात्मा होता है। आप खुद को टेंस होने से बचाइए। हरगिज़ नहीं, ये सब हमारी अंग्रेज़ी सोच के इख्तरा नहीं। अंग्रेज़ों का खुदा भी वही है जो हमारा है। हमने कहा ना, हम खुद हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। तैमूर अली खान रिसीवर हाथ में थाम कर जाने क्या सोचने लगे। रोशी को कुछ हुआ तो पूरी हवेली को अदालत में खड़ा करा दूंगी। ये भी कह दीजिए उधर। उसकी सूरत मुझसे मुख्तलिफ है, उसकी किस्मत भी मुझसे मुख्तलिफ होना चाहिए। नाज़नीन का हवेली में कोई नहीं था, मगर रोशान हवेली ही की एक ईंट है। कुछ भी नहीं होगा। हम हवेली में पुलिस भेजकर रोशी को यहाँ बुलवा सकते हैं, मगर बाबा साहब की मौजूदगी में हम प्रॉपर चैनल से काम करना चाहते हैं। उनको कायल करके वक्त की नज़ाकत का एहसास दिलाकर, उस वक्त की नज़ाकत का जब ये इक़दाम किया गया था। आपकी हमसे नाराज़गी इस केस पर असरअंदाज नहीं होगी। उनकी बात के इख्तिताम पर नाज़नीन से फ़ौरन टुकड़ा लगाया था। ला हौला वला कुव्वता। जिस बात पर नाराज़गी जायज़ थी, जब वहाँ नहीं हुई तो जी तो यही चाहता है वाकई आपसे बात ना करें, मगर अब तो फितरत हमें एक्सप्लॉइट कर रही है। वो शाने से तौलिया उठाकर बाल खुश करने लगे। भाई कब पहुंचा कुछ पता है? वो पूछ रहे थे। 11 बजे से पहले पहुंच गया था। वो तो मैं पहले ही खटक गई थी कि इतना सामान लेकर तो वो कभी नहीं आया। अब बाबा साहब के फ़ोन से मेरा खदशा दुरुस्त साबित हो रहा है। क्या हुआ है? वो उनकी तरफ बगौर देख रही थी।
वहीं जो एक रोज़ होना ही था, रोशी के वालिद साहब को पता चल गया रोशी के निकाह का। अब वो हम पर मुकदमा दायर करने वाले हैं। डीसी साहब इस गुमान में है कि अदालतें उनकी जेब में हैं। हो सकता है मगर बेटी उनके हाथ में नहीं है। मगर वो घिरेंगे तो, नाज़नीन ने परेशानी जाहिर की। तो फिर अपने आप घिरेंगे। इस मर्तबा हिसाब किताब दूसरा है, मुकाबिल कोई और नहीं, उन्हीं का आईना है। हमने तो अनजाने में उनके साथ भलाई की है। रोशी का वो मूड और अंदाज़ जो हमने देखा था उन्होंने नहीं देखा। वो तो अहमकाना हद तक बहादुर है। वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। उन्हें ज़्यादतियों की आदत है। उनके हाथों एक और ज़्यादती होने वाली। अगर बारी का मसला ना होता तो हमें फिर भी एक उम्मीद होती कि बाबा साहब की मदाखलत से यह मामला निमट सकता है। मगर डीसी साहब के साहिबजादी के लिए बारी को वोट वो भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसका बाप हमारा दोस्त था। हवेली में उसको इस कदर आज़ादी इसी बेस पर मिली हुई थी कि सबको यकीन था हवेली की किसी लड़की के लिए उसका प्रपोज़ल नहीं दिया जा सकता कि वो सरदारों की औलाद से ही एक मुलाजमा की गोद में इस घर में दाखिल हुआ था। मगर हमने कभी उसे मुलाजमा से रिलेटेड महसूस नहीं किया। मेरे सामने नाम ना लिया करें, ना जिक्र किया करें उस जहन्नमी का। नाज़नीन ने तड़प कर उनकी बात काट दी। तारीख की किताब में रोशन बाप के साथ साथ स्याह वाक़यात का बाप भी होता है और अमूमन एक ही जिल्द में होता है। तैमूर अली ख़ान ने तल्ख़ी से कहा। मगर मैंने भी कुछ देखा ना सोचा। अगर सोचा तो सिर्फ यही कि मेरी बेटी को खुशी मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने आप पर दबाव डाला, अपने ज़ालमाना फ़ैसलों की तलाफ़ी करने की कोशिश की और ये भी कहा कि बारी मुझे हमेशा से पसंद है। वो इतना बैलेंस, मैच्योर और स्मार्ट है कि मुझे हमेशा उसे देखकर ख्याल आता था कि काश रोशी की शादी उससे हो सकती। मेरी बेटी को ऐसा ही पार्टनर मिलना चाहिए। तैमूर देखिए, अब मेरे बच्चों के साथ कोई ज़्यादती नहीं होना चाहिए। अगर खुदा न ख्वास्ता रोशी को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा तो मैं तमाम मसलहतें बलाए ताक रख दूंगी और यावर अली ख़ान के हलक में अटक जाऊंगी, तहस नहस कर दूंगी सब कुछ। मारे जज़ब के उसका चेहरा तिमतिमाने लगा। ईज़ी, आप इतना कॉन्शियस ना हो। हमें अंदाज़ा है कि नेक्स्ट क्या करना है। तैमूर अली ख़ान ने तसल्ली दी और उसके करीब आ खड़े हुए। सूफ़ी का मूड कैसा है ये बताइए आप। बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा देर मूड ऑफ नहीं करते। आप खामखा इतना इमोशनल हो गए थे, बिल्कुल भी सूट नहीं करता आपको। कितनी अजियतनाक गुजरी हैं ये पिछली रातें। नाज़नीन की आवाज़ भर आ गई। कितनी प्यारी, कितनी इनोसेंट है हमारी बेटी। हम उस पर टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें इल्म है आप टीपू को कभी टॉर्चर नहीं करेंगी। एक हिसाब से हमारा ख्याल किया जाएगा। उसके केस में आप बहुत कॉन्शियस होंगी। ज़ूफ़ी को टोटली अपनी मलकियत समझते हुए जैसा चाहेंगी सलूक कर डालेंगे। मगर ज़ूफ़ी भी टीपू की तरह सिर्फ हमारी बेटी है। आपने खुद पर जुल्म करने, खुद को सज़ा देने के लिए जो दोज़ख अपने चारों तरफ भड़काई थी, उसमें हिम्मत करके कदम हमने रखा था। ख्वाह उसकी वजह यह भी हो कि हम इस अज़ियतनाक एहसास से निजात चाहते थे कि हमें बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया। हमें किस तरह का कोई तो रिलीफ चाहिए था कि जिस मोहब्बत पर एतमाद करके हम लंदन वापस पहुँचे थे और सच बयानी से काम लिया था। पहले ही मरहले में वो जड़ से अखड़ गई थी। दूसरे लोगों के इल्ज़ामात से ऐसी अजियत नहीं पहुंची थी जितनी इस इल्ज़ाम से पहुंची कि फ्यूडल लॉर्ड्स होते ही अयाश हैं। बहुत समझाया था इस उम्मीद पर कि गुस्से और नाराज़गी की धूल के नीचे मोहब्बत का आईना तो है, सिर्फ एक ऐसा रिश्ता जो महज कागज़ पर था। रकाबत का ये हाल था कि नाज़नीन अहमद वहाँ लंदन में हमारे बेडरूम में हर वक्त मौजूद होती थी। हम ये ज़िंदा वजूद हैड टू उसके पास मौजूद, उसकी फुल अप्रोच में, और उसे हमारे होने का यकीन नहीं था। कैसा मकाम हैरत है। मोहब्बत के उस शराब से गुजरने के बाद तो हम बिल्कुल खाली हाथ थे। दौलत, जागीर, बेटा, फिर भी खाली होने का अज़ियतनाक एहसास। वापस आए तो एक खाली वजूद के खालीपन को इस तरह महसूस किया जैसा कि महसूस करना चाहिए था। वो खाली वजूद जो खुद साख्ता मकबरे में कैद था, जिसे अपने नुकसानात गिनने के दौरान कभी हमारे नुकसानात गिनने का ख्याल ना आया। फिर वो ज़ूफ़ी पर अपना हक जताए तो हमें कैसे गुस्सा ना आए। नाज़नीन हैरत से तैमूर अली ख़ान को देख रही थी। ऐसा और इतना तो वो कभी नहीं बोले थे। बड़ी से बड़ी बात पर उनके हाँ खामोशी मिलती थी। जितनी बड़ी बात उतनी गहरी खामोशी। यकीन करें, हमने तो कभी आपसे कुछ नहीं कहा, बस इतना ही चाहा था कि दुख देने वाले के गिर्द हमेशा के लिए एक आग भड़का दो। मगर आप लंदन में अपने पार्टनर के साथ खुश रहें। मैं तो मर के निकली थी ना उस हवेली से। ये और बात के वालिदैन से ख़त्तो कदाबत यहाँ आकर भी कुछ अरसा जारी रखी। अपनी मौत का पैगाम भी खुद भिजवाया और फिर बाबा साहब को मतला किया, पाबंद किया, मजबूर किया। तो इसमें हैरत क्या। यावर अली ख़ान ने तो मेरे वजूद से रूह उसी दिन खींच ली थी जिस दिन वो एकदम खामोश होकर आंसू पीने लगी।
मगर हमने तो आपको ज़िंदा वजूद तस्लीम किया, जो आपका हक बनता था वो देना चाहा। वगरना लिज़ा के सामने आपके वजूद का जिक्र ही क्यों करते? तो आपने ख़ुद को बेरूह दूसरों से तस्लीम करवाया था, हमसे नहीं। मुर्दे निकाह नामे पर दस्तखत नहीं करते। तैमूर अली ख़ान के लहजे से तलखी टपकने लगी। नाज़नीन चंद सानियों को खामोश सी होकर रह गई। निकाह के वक्त जो सोच आपकी थी वो सिर्फ आपकी थी, हमारी नहीं। जो कुछ हुआ, जिन हालात में हुआ, इसके लिए हमने अरसे तक अपना माइंड मेकअप किया। आप क्या सोचती हैं, आप क्या करना चाहती हैं, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। रहा रोशी का मामला, उसकी आप फिक्र ना करें, हम फेस भी करेंगे, हैंडल भी करेंगे। हम जल्द ही हवेली पहुंचेंगे। मगर अब आपको एहसास हो जाना चाहिए कि इंसान फ़र्ज़ कर लेने से नहीं मरता। आप ज़िंदा हैं। इन्हीं क्राइसिस में ये हकीकत भी सामने आ सकती है। इसके बारे में सोचा है? तैमूर अली ख़ान बालों में ब्रश करते हुए सवाल कर रहे थे। थैंक्स गॉड, झूठ बस सच हुआ ही चाहता है। मेरा जवाब, अब महीन की जिम्मेदारी होगी, वो बच्चों को हैंडल कर लेगी। मुझे यकीन है वो उनको ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएगी कि उनकी माँ के किरदार पर कोई दाग नहीं। एक ताले आजमाने कुछ अपनी सी कोशिश की थी, फिर मुँह की खाई है। मेरे पास छत भी है और एक बहुत हसास ज़िम्मेदार लाइफ पार्टनर भी, कि मेरे आंसू ज़मीन पर नहीं उसके दामन पर गिरते रहें। वो ना होता तो एहसास तज़लील से मैं पागल होकर गलियों की खाक छानती। मैं इतनी मुतमईन तो ज़रूर हो गई कि मुझे औरों की इज़्ज़त अफजाई की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मैं इस ख्वाब के साथ इस घर में आई थी कि आप लंदन में वक्त गुजारेंगे और मैं रोशी और जवाद के साथ रहूँगी, और ये कि अम्मा जी और बाबा साहब की मौजूदगी में बच्चे मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। मगर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज़ आंसू में डूब गई। तो फिर जीते जी मैंने मर जाना ही बेहतर जाना कि किस मुंह से बच्चों का सामना करूंगी। ऐसी शर्मनाक बातें सुनेंगे तो नफसियाती तौर पर तबाह हो जाएंगे। ढेरों कज़न्स की मौजूदगी में उनकी गर्दनें झुकी रहेंगी। ये सब उस शख्स को सोचना चाहिए था, मगर मुझे सोचना पड़ा। आप इलाज के लिए मुझे अमेरिका जाने पर जोर दे रहे हैं, जबकि मुश्किल की आसानी में ढलते देखकर मैं खुशी से सरशार रहती हूँ। ये तो खुदकुशी है, खुदगर्जी है। ज़ूफ़ी की खातिर भी आपके अंदर जीने की उमंग पैदा नहीं होती। तैमूर अली ख़ान फासले पर पड़ी कुर्सी पर बैठ चुके थे। रोशानी और जवाद के बाप से बहुत बेहतर ज़ूफ़ी का बाप है। मेरे बगैर वो परवरिश हो सकते हैं, तो फिर ज़ूफ़ी तो ज़्यादा बेहतर माहौल में है। आप इन दलाइल से ख़ुद को बहला सकती हैं, मगर हम इसे सिर्फ आपकी खुदगर्जी कहेंगे। वो उठे और हेड की दराज से सगार निकालने लगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनिए, ये तो बड़ा मासूम सा इल्ज़ाम है। नाज़नीन पर गोया कोई असर नहीं हुआ। माहिन भी किसी रोज़ बस यहाँ पहुँचने वाली है, इस तरफ कुछ सोचा। उन्हें मालूम था कि ये मौजू कभी मुकम्मल नहीं होगा, लिहाजा उन्होंने मौजू ही बदल दिया। बेचारी माहिन, क्या उम्र है और क्या जोखम। जितनी देर जागती रहती हूँ यही सोचती रहती हूँ, सीने में अजियत की लहरें उठती रहती। क्या देखा था उसने, क्या जागीर। मगर दिल नहीं मानता। बस एक बात यही है जिस पर दिल गवाही देता है। उस शख्स के अंदर एक इंतकाम की आग रोशन थी। 20 साल से कि मैं इस इल्ज़ाम को सच कर दिखाया था। मैंने तो इसलिए किया था कि उसने नाहक मेरी चादर तार तार की थी, मगर उसने मेरी बहन को घेर कर 20 साल पुराना कर्ज चुकाने की कोशिश की है। उस शख्स के अंदर जज्बात सिर्फ एक शक्ल में है, और वो है इंतकाम। क्या फ़ायदा इन बातों को बार बार दोहराने का। तैमूर अली ख़ान सुलगा चुके थे। उन्होंने फिर गुफ्तगू का मूड तब्दील करने की कोशिश की। कितनी प्यारी आवाज़ है उसकी, खुद कितनी प्यारी होगी। जाने कौन है वो जिसने उसे भेद दिया है, कौन है हवेली में उसका हमदर्द। मगर ये हमदर्द उस वक्त कहाँ था जब डीसी साहब उससे शादी कर रहे थे। जैसे ही ये ख्याल आता है कैसे हाथ मलती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी मुझे लान तान करने आ रही हो। एक नया खदशा बेदार हुआ। माय गुडनेस, ऐसा कुछ फील नहीं किया हमने। वो जितना हमें अपना समझ रही थी, हम उन्हें नहीं समझ रहे थे। शी इज़ अ वेल मैच्योर्ड पर्सनैलिटी। तैमूर अली ख़ान ने उसे रिलैक्स करने की कोशिश की। पता नहीं मेरे एहसासात कहाँ जा सोए हैं, कुछ भी तो नहीं जागता अंदर। उसकी आंखें भर आई। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।